हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका IAS पॉइंट है यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम सोनाली है। देखिए, मैंने आपको जो कल की क्लास में पढ़ाया था वह हमारे भारतीय राजनीति से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिए होंगे, जिसमें हमारे जो क्वेश्चन थे वह भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और मतलब कि टोटली क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे भारतीय राजनीति से संबंधित। आई होप आपने अच्छे से उसको रिवाइज कर लिया होगा। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था, मतलब कि भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस जानेंगे और समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट। देखिए, ये भाई आप मतलब बताइए कि हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, परंतु आप ये चीज़ ज़रूर बताइए कि आपने कितने आंसर कमेंट किए हैं। मतलब कि कमेंट करो और कमेंट में क्या करो कि आपने जो आंसर है सिर्फ वही कमेंट कीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, चलिए तो हम हमारे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखेंगे हमारा। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखो, निगम कर, बी है आपका एक्साइज ड्यूटी, बी बिक्री कर और डी सेवा कर। अगर आपको आंसर बताया तो आप ज़रूर दीजिए। चलिए, तो हम देखेंगे कि अप्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर क्या है, हम ये भी चीज़ जान लेंगे। अप्रत्यक्ष कर वे कर है जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों द्वारा लिए जाते हैं, जैसे बिक्री कर, सेवा कर, एक्साइज ड्यूटी आदि। ठीक है, क्या क्या नाम आ गया है इसमें, एक्साइज ड्यूटी भी आ गया है, बिक्री कर और सेवा कर भी आ गया है। मतलब कि ये क्या चीज़ें है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष हमारा क्या बचा है, निगम कर सिर्फ अकेला बच चुका है। तो निगम कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो सीधे जनता से न लेकर अन्य साधनों पर लिए जाते हैं, जैसे कि बिक्री कर, सेवा कर और एक्साइज ड्यूटी आदि। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन देखो, आयकर, बी सेवा कर, सी एक्साइज ड्यूटी और डी है आपका बिक्री कर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर अब क्या है, तो प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं। क्या होता है कि जो लोगों से सीधे लिए जाते हैं वह आयकर, जैसे कि अब देखो क्या होगा, तो आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि जो सेवा कर है, एक्साइज और बिक्री कर, ये क्या, ये तो अप्रत्यक्ष कर हो गए हैं तीनों। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रत्यक्ष कर किससे संबंधित है, हम बचा क्या, आयकर। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत क्या होता है, प्रत्यक्ष कर वे कर होते हैं जो कि लोगों से सीधे लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आयकर एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। ऑप्शन देखो, मछली, यातायात और यात्रा, आभूषण या हथकरघा। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो देखो कि जो यातायात अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है, कौन, यातायात और अदृश्य निर्यात उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित में से क्या है जो निर्यात उत्पन्न करता है, तो यातायात और यात्रा क्या है, यह अदृश्य निर्यात को उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। आमतौर पर अधिक विकास करके साथ मिलकर होता है, मतलब किसके साथ मिलकर होता है। ऑप्शन देखो, मुद्रास्फीति, अतिस्फीति, अपस्फीति और मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, तो देखो कि आमतौर पर जो अधिक विकास होता है ना वह मुद्रास्फीति से होता है। किससे, मुद्रास्फीति से। अब देखो मुद्रास्फीति के बारे में जान लेंगे आप। तो मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है कि बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। किससे होता है, बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमत में जो लगातार वृद्धि होती है उसे क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रास्फीति की जो स्थिति है उसमें क्या होता है कि मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। मुद्रा की कीमत कम हो जाती है क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक चुकानी पड़ती है। ठीक है, अब देखो छोट भाषा में कहा जाए मुद्रास्फीति क्या है, तो मुद्रास्फीति वह है जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के कीमतों में लगातार वृद्धि होती है, उसे क्या कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मतलब कि आमतौर पर अधिक विकास किसके साथ मिलकर किया जाता है, तो मुद्रास्फीति से क्या होता है कि अधिक विकास किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है, प्राथमिक घाटे को बताता है। प्राथमिक घाटे को कौन बताता है, ऐसा पूछा गया है। देखो ऑप्शन ए राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, बी है आपका RBI के
ट्रेजरी बिलों और सरकार के बाजार उधार, इसके योगदान में होल्डिंग में शुद्ध विरुद्ध का योग। ऑप्शन नंबर सी है आपका बजटीय घाटा, उसके साथ साथ सरकार, बाजार उधार और देनदारियां। और ऑप्शन नंबर डी आपका वित्त घाटा और ब्याज भुगतान। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो घाटे को बताता है ना वह क्या है। तो राजकोषीय घाटे को प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान में विघटित किया जाता है। किसे किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी देखो आपका, राजकोषीय घाटे को प्राथमिक घाटे और ब्याज भुगतान में विघटित किया जाता है। राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान घटाकर प्राथमिक घाटा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस प्रकार प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे से कम ब्याज भुगतान के बराबर है। ठीक है, यह सरकारी वित्त की वास्तविक स्थिति को इंगित करता है, क्योंकि इसमें अतीत में किए गए ऋणों के ब्याज को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब कि उस वक्त क्या होता है, उस वक्त जो राइट चीज़ें आती है हमारे सामने, मतलब घाटे से रिलेटिव जो भी चीज़ें हैं वो सामने आ जाती है। इसके लिए प्राथमिक घाटे को कौन बताता है? तो वित्तीय घाटा जो वित्तीय घाटा है वह ब्याज भुगतान के साथ क्या करता है कि हमारे प्राथमिक घाटे को बताता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे हम। उद्यमी हेल्पलाइन किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए आपका बड़ी पूंजी के उद्योग से, महिला उद्यमी से, खेती में प्रौद्योगिकी शुरू करने वाले किसान से, सूक्ष्म छोटे और मध्य आकार के उद्यम से। ठीक है, तो देखो कि उद्यमी हेल्पलाइन सूक्ष्म छोटे और मध्य आकार के उद्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह सूक्ष्म छोटे मतलब कि छोटे और मध्य आकार के जो उद्यम होते हैं उनसे संबंधित है। इसका उद्घाटन कब किया? 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। जिसने की, अब किसने की वो भी जान लीजिए। तो हमारे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। किसकी? उद्यमी हेल्पलाइन की स्थापना कब? 2010 में। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि सूक्ष्म छोटे और मध्य आकार के उद्यम हेल्पलाइन से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रकृति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन देखो, अनाज की नई बीज किस्मों का विकास। ऑप्शन नंबर बी है आपका अनाज के बीज गांव खोलना। ऑप्शन नंबर सी है आपका सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण। ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखो कि राष्ट्रीय खाद्य अनाज योजना किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति योजना उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण है। किसका है? ऑप्शन नंबर सी आपका, मतलब कि सार्वजनिक जो वितरण है उस प्रणाली का क्या है? यह आधुनिकीकरण है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्या है? तो यह राष्ट्रीय खाद्य अनाज प्रगति की योजना है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिकीकरण में परिवर्तन कर देती है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में निम्नलिखित राशि में किसके संयंत्र और मशीनरी में निवेश को भारत में एक छोटी इकाई कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे, 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर बी है आपका 15 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर सी है आपका 20 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर डी है आपका 25 लाख रुपए। अगर आंसर पता है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। चलिए, तो हम देखेंगे कि जब संयंत्र और मशीनरी में क्या होता है, जब संयंत्र और मशीनरी में 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है। कितने? 25 लाख रुपए तक का निवेश किया जाता है तो उसे छोटी इकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखो, इस निवेश को भी क्या कहा जाता है? छोटी इकाई। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, छोटी इकाई कहा जाता है। इसके बाद देखो कि उसे छोटी इकाई कहा जाता है। यह परिवर्तन आबिद हुसैन समिति के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर किया जाता है यह? तो आबिद हुसैन समिति के आधार पर किया जाता है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एनसी सक्सेना समिति किस सलाह देने के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन देखो, बीपीएस जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति। ऑप्शन नंबर बी है आपका गरीबी का आकलन। दो है ऑप्शन, केवल एक और केवल दो, और पहला और दूसरा। ठीक है, अगर आपको कमेंट करके बताइए अगर आपको आंसर पता है तो। चलिए हम देखेंगे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा डॉक्टर एनसी सक्सेना, क्या डॉक्टर एनसी सक्सेना समिति बीपीएल जनगणना के लिए उपयुक्त पद्धति पर सलाह देने के लिए बनाई गई थी। डॉक्टर एनसी सक्सेना एक भारतीय नौकरशाही है। कौन है यह? तो यह एक भारतीय नौकरशाही है। कौन? डॉक्टर एनसी सक्सेना, जिन्हें भारत की योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। किसके रूप में कार्य किया इन्होंने? तो भारत के योजना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य किया। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। यह आपकी हमारी जो क्लास थी यह भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिपेंड थी। आगे के क्वेश्चन हम इसके अगली क्लास में करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और याद रखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको मैं पहले पढ़ा चुकी होती है और उसी से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन अलग बन जाते हैं। ठीक है, अक्सर ऐसा होता है, तो आप ध्यान से पढ़िए ताकि आपको डबल से याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। चलिए, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।